Hello everybody, welcome to Raj SSC GS channel. This channel is purely dedicated to all the aspirants who are preparing for competitive exams like SSC, Railway, State and Bank exams. I know many of you have fear from the syllabus of GS, but from fear to become your strength, I am here to give you confidence. Here, you not only gain knowledge, marks, but also you get self confidence after you complete your lecture. आप सभी इस चैनल से जुड़े रहिए। आप सभी को जीएस के हर टॉपिक का लेक्चर वीडियो यहाँ मिलेगा। हम हर दिन एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे, फिर उस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद उस टॉपिक पर आए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। साथ में न्यू ट्रेंड्स क्वेश्चन भी करेंगे, जैसे असर्शन रीजन, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, एमसीक्यू। आप यहाँ जुड़े रहिए, सीखते रहिए और सिलेक्शन लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा लेक्चर है पॉलिटिकल साइंस और टॉपिक है मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का। तो शुरू करते हैं इस चैनल की पहली क्लास, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा कि हमारा टॉपिक है मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? A constitution is the supreme law of a country that lays down the basic structure of the government, the powers and functions of different organs of government, and the fundamental rights and duties of citizen. कॉन्स्टिट्यूशन एक सुप्रीम लॉ है कंट्री का, जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है किसी भी गवर्नमेंट का, पावर्स बताता है डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के, फंक्शंस क्या क्या होते हैं, फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, ड्यूटीज़ क्या होते हैं सिटीजन्स की। अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें तो इट इज़ अ सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू विच अ कंट्री इज गवर्न। कॉन्स्टिट्यूशन is the fundamental law of any country which set out the framework and the principal functions of various organs of the government. तो आप समझ ही गए होंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक डेफिनेशन क्या है। अब कुछ पॉइंट्स है रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज आर लाइकली टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन। जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, जितनी भी लोकतांत्रिक देश हैं, उन सभी का कॉन्स्टिट्यूशन। बट इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑल कंट्रीज दैट हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन आर डेमोक्रेटिक। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जिनकी कंट्रीज़ के पास कॉन्स्टिट्यूशन है कि वो डेमोक्रेटिक है। आइए हम एग्जाम्पल से सीखते हैं। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, प्रजातंत्र है, और उसका एक कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैव कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन चाइना, नॉर्थ कोरिया एग्जाम्पल है ऐसी कंट्रीज़ के विदाउट डेमोक्रेसी हैव कॉन्स्टिट्यूशन। ये ट्रेडिशन कहाँ से शुरू हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन का? तो ये ट्रेडिशन शुरू हुआ था यूएसए से। कौन सी ईयर में? 1787 में। इंडिपेंडेंस डे ऑफ यूएसए कब है ज़रा बताइए। आपकी स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, 4 जुलाई 1776 को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट होता है यूएसए में। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि ट्रेडिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से बिगिन हुआ यूएसए में, और वो कब हुआ? 1787 में। फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट क्या है? जैसे एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, जैसे हमारे इंडिया में है डेमोक्रेसी, जो गवर्नमेंट कौन इलेक्ट करता है? पीपल। एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है मोनार्की, जो रूल बाय अ किंग, कोई या तो कोई राजा या कोई रानी रूल करता है। जैसे कि हमारे मुग़ल पीरियड में आगरा पे राज किया था मुग़ल सल्तनत के राजाओं ने, अकबर, जहांगीर। तो वो सब क्या था? एक मोनार्की का पार्ट था। लेकिन जैसे अब डिक्टेटरशिप है, जो एक सिंगल हैंडली पर्सन करता है, पावर हेल्ड बाय वन पर्सन और अ स्मॉल ग्रुप, जैसे नॉर्थ कोरिया में आप सभी जानते हैं, वहाँ पे डिक्टेटरशिप है। ओलिगैर्ची, ये एक रूल है बाय अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पावरफुल पीपल, जो एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पावरफुल पीपल रूल करते हैं। थियोक्रेसी, गवर्नमेंट रन अकॉर्डिंग टू रिलीजियस लॉ। थियोक्रेसी कहाँ है? जहाँ पे धार्मिक
कानून के हिसाब से गवर्नमेंट चलाई जाती हो, जैसे कि ईरान। तो 5 फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आप यहाँ पे देख रहे हैं, बाकी के आगे आगे पढ़ते हैं। जैसे कि रिपब्लिक, हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड नॉट अ मोनार्क, जैसे कि इंडिया इज अ रिपब्लिक कंट्री, यूएसए इज ऑल्सो अ रिपब्लिक कंट्री। कम्युनिस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, सोर्स और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल बाय गवर्नमेंट। सब चीज़ पे कंट्रोल गवर्नमेंट का हो, जैसे चाइना में हर चीज़ पे कंट्रोल गवर्नमेंट का है, तो वहाँ पे कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है टोटल लिट्रियन, जो रेफर करता है टू कंट्रोल, टोटल कंट्रोल ओवर लाइव्स ऑफ सिटीजन्स बाय हुएवर इज रूलिंग। जिंदगी पे, लोगों की, सिटीजन्स की ज़िंदगी पे किसका हक है, किसका रूल है, वहाँ पे जो भी रूलर रूल कर रहा है। जैसे नॉर्थ कोरिया में आपने न्यूज़ में भी काफ़ी बार पढ़ा होगा, किम जोंग ने इसको मृत्युदंड दिया, इसको इस तरीके से मृत्यु दे दी। नाजी जर्मनी, हिटलर रूल्स, तो इन सबको हम क्या टर्म से यूज़ करते हैं? टोटल लिट्रियन। अब शुरू होता है व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पे पहुंचने से पहले हमें जानना होगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की नीड क्यों पड़ी, उससे पहले क्या क्या हुआ जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फॉर्मेशन रखी गई। सबसे पहले 1928 में एक अर्ली ड्राफ्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, जो नेहरू रिपोर्ट में जो सबमिटेड होता है ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, जो लखनऊ में, किसके थ्रू? मोतीलाल नेहरू के थ्रू। उसके बाद इट वाज इन 1934 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया का आइडिया वाज पुट फॉरवर्ड। किसने सबसे पहले आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया लाया? वो थे एम.एन. रॉय। ये एक पायोनियर ऑफ कम्युनिस्ट मूवमेंट इन इंडिया थे। 1934 के बाद जब आइडिया आ गया, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का एम.एन. रॉय ने दे दिया। उसके बाद 1935 में नेशनल कांग्रेस ने सबसे पहले ऑफिशियली डिमांडेड अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कांग्रेस ने डिमांड कर दी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को फ्रेम करने के लिए। उसके बाद 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने ऑन बिहाफ ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिक्लेयर that the Constitution of Free India must be framed without outside interference by a Constituent Assembly elected on the basis of adult franchise। एसएससी में डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किसने ये लाइन बोली थी कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया मस्ट बी फ्रेम्ड विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस बाय अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज। तो ये बोला था जवाहरलाल नेहरू ने, और कौन सी ईयर में बोला था? 1938 में। 1940 में डिमांड वाज फाइनली एक्सेप्टेड इन प्रिंसिपल बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, जिसको अगस्त ऑफर इन 1940 बोलते हैं। फिर 1942 में क्रिप्स प्रपोजल आया, जो सर स्टफर्ड क्रिप्स लाए थे इंडिया में विद द ड्राफ्ट प्रपोजल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन द फ्रेमिंग ऑफ एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन टू बी अडॉप्टेड आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड। सर स्टफर्ड क्रिप्स एक डिमांड ड्राफ्ट लेके आए थे, प्रपोजल था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, फ्रेमिंग कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया जो अडॉप्ट होगा वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद, जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा था ना। फिर क्रिप्स प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया मुस्लिम लीग ने, विच वांटेड, मुस्लिम लीग क्या चाहती थी? इंडिया टू बी डिवाइडेड इनटू टू ऑटोनोमस स्टेट विद टू सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। वो इंडिया चाहते थे टू ऑटोनोमस स्टेट्स विद टू सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। 1945 में वेवल प्लान प्रपोज हुआ, किसके थ्रू? बाय लॉर्ड वेवल, द वाइसरॉय ऑफ इंडिया। क्या रिजॉल्व करने के लिए? जो भी इंडियन लीडर्स और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच तनातनी चल रही थी। फिर फाइनली कैबिनेट मिशन प्लान 1946 was set by the British government to India to transfer power and find a solution to the constitutional problem। इसके 3 मेंबर थे, जिसके चेयरमैन थे लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, एक सेकंड मेंबर थे स्टफर्ड क्रिप्स,
और थर्ड मेंबर थे एवी अलेक्जेंडर। सिर्फ कैबिनेट मिशन प्लान 1946 ही एक्सेप्ट किया था कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने, हैंस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फिर फॉर्म्ड हो गई। कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब क्या क्या कंपोजिशन थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की? इसकी टोटल टोटल स्ट्रेंथ थी 389। आउट ऑफ 389 में से 296 ब्रिटिश इंडिया को अलॉट कर दी। आउट ऑफ 296, 292 मेंबर्स केम फ्रॉम गवर्नर प्रोविंस। 296 सीट में से 292 मेंबर्स कहाँ से आए? गवर्नर प्रोविंस से। 4 मेंबर्स आए फ्रॉम चीफ कमिश्नर प्रोविंस। नॉमिनेटेड मेंबर्स कितने थे? 93 रिप्रेजेंटेड प्रिंसली स्टेट। दे डिड नॉट कंडक्ट इलेक्शन, रूलर्स नॉमिनेटेड मेंबर्स। टोटल स्ट्रेंथ थी 389। 296 अलॉट हुई ब्रिटिश इंडिया के लिए, 296 में से 292 गवर्नर्स प्रोविंस के लिए थी, 4 मेंबर्स थे चीफ कमिश्नर प्रोविंस के और नॉमिनेटेड मेंबर्स थे 93। आई होप यू लर्नड इट। Seat allocation. One seat was to be allotted for every 1 million population. एक सीट 1 मिलियन पर पॉपुलेशन पे थी। सीट allotted to each British province were to be divided among the 3 principal communities. 3 principal communities में डिवाइड करी गई, मुस्लिम, सिख्स एंड जनरल। जनरल एक्सेप्ट मुस्लिम्स एंड सिख्स इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन। इट इज़ क्लियर, ये क्लियर था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पार्शली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी। मेथड क्या था? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन था विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इनडायरेक्ट इलेक्शंस थे। अब होते हैं इलेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। कौन सी ईयर में होते हैं? 1946 में। कौन से मंथ? जुलाई अगस्त 1946। बेसिस कैबिनेट मिशन प्लान 1946। रिजल्ट क्या रहता है इन इलेक्शंस का कि नेशनल कांग्रेस को 208 सीट्स मिलती हैं, मुस्लिम लीग को 73 सीट्स मिलती हैं और अदर्स को 15 सीट्स मिलती हैं। मुस्लिम लीग won most Muslim seats but later boycotted the assembly. After boycott of Muslim League, remaining seats 299 left after partition. Interim government. The interim government of India was formed on 2 September 1946 to run the country until independence and the formation of a permanent government. एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई इंडिया में जो फॉर्म हुई थी 2 सितंबर 1946 तक, जब तक के लिए देश में फॉर्मेशन नहीं हो जाती एक परमानेंट गवर्नमेंट की इंडिपेंडेंस के बाद। फॉर्म अंडर ये जो इंटरिम गवर्नमेंट थी ये किसके अंडर फॉर्म्ड हुई थी? कैबिनेट मिशन प्लान 1946 हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, इंक्लूडिंग मेंबर्स फ्रॉम मेजर पॉलिटिकल पार्टीज। मुस्लिम लीग इनिशियली तो उन्होंने रिफ्यूज़ करा था लेकिन बाद में उन्होंने ज्वाइन कर लिया था अक्टूबर 1946 में। इसमें ध्यान देनी बात यह है कि इसको हेडेड किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू, जो वाइस प्रेसिडेंट थे वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के। अब ये वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट तो हमने पढ़ लिया, जवाहरलाल नेहरू थे। प्रेसिडेंट कौन थे? प्रेसिडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाइसरॉय एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विस्काउंट वेबल थे फरवरी 1947 तक, और फरवरी 1947 के बाद लॉर्ड माउंटबेटन थे। कमांडर इन चीफ सर क्लाउडी ऑचलेक। इंटरिम गवर्नमेंट 1946 के इंपॉर्टेंट मिनिस्टर आपको ये याद रखने पड़ेंगे कि जवाहरलाल नेहरू वाइस प्रेसिडेंट थे, हेड थे, और एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कॉमनवेल्थ रिलेशंस थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल होम इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फूड एंड एग्रीकल्चर। इब्राहिम इसामिल कॉमर्स के। जगजीवन राम लेबर। राफ़ी अहमद किडवाई रेलवेज कम्युनिकेशन पोस्ट एंड एयर के।
सी राजा गोपालाचार्य एजुकेशन एंड आर्ट्स, बलदेव सिंह डिफेंस के थे, और वेरी इंपॉर्टेंट लियाकत अली खान मुस्लिम लीग फाइनेंस। ये मुस्लिम लीग से थे लियाकत अली खान जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, और जो मुस्लिम लीग 1946 अक्टूबर में के बाद ज्वाइन किया था उन्होंने इंटरिम गवर्नमेंट को। जॉन मथाई इंडस्ट्रीज एंड सप्लाईज के मिनिस्टर थे। जोगिंदर नाथ मंडल लॉ के मिनिस्टर थे, और गजनफर अली खान हेल्थ मिनिस्टर थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार आप गो थ्रू कर लीजिए इन सभी मिनिस्टर्स के और पोर्टफोलियोज़ को, क्योंकि ये पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में कि इंटरिम गवर्नमेंट के टाइम पे फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डिफेंस मिनिस्टर कौन थे, बलदेव सिंह, एजुकेशन एंड आर्ट्स सी राजा गोपालाचार्य, लियाकत अली खान फाइनेंस मिनिस्टर थे, इब्राहिम ईसा मिल कॉमर्स मिनिस्टर थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल होम इंफॉर्मेशन एंड पॉडकास्ट मिनिस्टर थे, लॉ मिनिस्ट्री जोगिंदर नाथ मंडल के अंदर थी, गजनफर अली खान हेल्थ मिनिस्टर थे, जॉन मथाई इंडस्ट्रीज एंड सप्लाईज के मिनिस्टर थे। अब ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन आता है 13 दिसंबर 1946। ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन जो मूव बाय जवाहरलाल नेहरू, कौन लेके आए थे? जवाहरलाल नेहरू लेके आए थे 13 दिसंबर 1946 को, जिन्होंने लेड डाउन द आइडियल एंड प्रिंसिपल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज एक्सेप्टेड अडॉप्टेड, आया तो ये 13 दिसंबर 1946 को, लेकिन ये एक्सेप्ट कब करा गया था? 22 जनवरी 1947 बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इट वाज एक्सेप्टेड on 22, very important date, 22 January 1947 by the Constituent Assembly. So now we will do questions based on making of Indian Constitution. अभी हमने मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सिर्फ 50% कंटेंट ही पढ़ा है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बहुत ज़्यादा हम पढ़ लें और हमें मेमोरी रिटेंशन में प्रॉब्लम हो। जितना पढ़ा है हम पहले उसको टेस्ट कर लें, अपनी नॉलेज को उसको पहले कंप्लीट कर लें, उस पर क्वेश्चंस लगा लें, फिर हम आगे पढ़ेंगे, ताकि ये बहुत यूज़फुल रहेगा आपको अपनी प्रिपरेशन में करने के लिए। तो आइए देखते हैं मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, या फिर जो भी नए ट्रेंड्स पे क्वेश्चंस बन रहे हैं, उस बेसिस पे भी मैंने क्वेश्चंस बना के PDF लगाई हैं इस लेक्चर में। सो लेट्स चेक आउट। और बाकी जो भी अभी मेकिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बच रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के ड्राफ्ट्स, इंपॉर्टेंट सेशंस, ड्राफ्टिंग कमेटीज़, फंक्शंस, वो हम सब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी पहले हमने जितना पढ़ा है हम उतने को देखते हैं, टेस्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप सभी पढ़ सकते हैं। Which of the following is the fundamental law of any country which set out the framework and the principal function of various organs of the government? It's a very easy question. I hope you all know the answer of this question, and the answer is option C, Constitution. Next question. Choose the correct statement. सही statement बताओ. Statement 1, the Constituent Assembly was recognized by Section 8(1) of the Indian Independence Act 1947. Statement 2, the first Constituent Assembly election was held in July-August 1946 in India. स्टेटमेंट 2 में हमें पता ही है कि जुलाई अगस्त 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्शन हुए थे, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस को 208 सीट्स मिली थी, मुस्लिम लीग को 73 सीट्स मिली थी, और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को 15 सीट्स मिली थी। तो स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट। नाउ let's come to the statement 1. The Constituent Assembly was recognized by Section 8(1) of the Indian Independence Act 1947. Yes, it is a correct statement. So इसका आंसर होगा ऑप्शन C, both 1 and 2. एक सेकेंड, यस, इसका आंसर स्टेटमेंट बोथ 1 and 2 ही होगा, लेकिन ये SSC स्टेटमेंट 1 को फिल इन द ब्लैंक्स करके पूछ चुकी है कि सेक्शन बताओ कौन सा है। तो प्लीज़ लर्न द सेक्शन 8(1) ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, जो रिकॉग्नाइज्ड करती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। Question 3. The Constitution of Free India must be framed without outside interference by a Constituent Assembly elected on the basis of adult franchise. Who made this statement? Option A, Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, M.N. Roy, Sardar Patel. It's a very easy question. I hope you all know the answer. I already told you
in the lecture that this statement is made by option B, Jawaharlal Nehru. Match the following according to the interim गवर्नमेंट मिनिस्टर. फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे इंटरीम गवर्नमेंट में? हेल्थ मिनिस्टर कौन थे? कॉमर्स मिनिस्टर कौन थे? तो फाइनेंस मिनिस्टर थे हमारे लियाकत अली खान. हेल्थ मिनिस्टर थे हमारे गजनफर अली खान. कॉमर्स मिनिस्टर थे हमारे इब्राहिम इस्माइल. तो इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट का सी, सेकंड का ए एंड थर्ड का बी. सो एंड द आंसर इज बी ऑप्शन. फर्स्ट का सी, सेकंड का ए एंड थर्ड का बी. इन विच ईयर एम एन रॉय प्रपोज द आइडिया ऑफ, ये आप बताइए कौन सी ईयर में एम एन रॉय ने प्रपोज किया था आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया? 1928 में नहीं. 1928 में तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की नेहरू रिपोर्ट सबमिट हुई थी ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस लखनऊ में, जो चेयर करी थी मोतीलाल नेहरू ने. एम एन रॉय ने प्रपोज किया था आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट कौन से ईयर में? 1934. द आंसर इज ऑप्शन बी, 1934. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. 1946 में हु अमंग द फॉलोइंग वाज मेड द इंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? बताइए प्रेसिडेंट कौन था 1946 में इंटरिम प्रेसिडेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का? द आंसर इज सचिंद्र सिन्हा, ऑप्शन बी. आई रिपीट, द आंसर इज सचिंद्र सिन्हा, ऑप्शन बी. Option B. Next question is the total membership of the Constituent Assembly was 389, of which dash were representatives of princely state. कितने princely states के representatives थे 389 में से? 389 में से 296 तो ब्रिटिश को थे, 296 में तो 292 गवर्नर प्रोविंस के थे, 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंस के थे और 93. द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, 93. Next question. Who among the following was not a minister of cabinet mission plan 1946? कौन नहीं था मिनिस्टर? सर स्टॉफर्ड क्रिप्स, सर पैथविक लॉरेंस अलेक्जेंडर या लॉर्ड वेवेल? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, लॉर्ड वेवेल. क्यों? क्योंकि सर स्टॉफर्ड क्रिप्स, सर पैथविक लॉरेंस और अलेक्जेंडर तो 3 मेंबर थे ब्रिटिश कमीशन प्लान के, तीनों मेंबर थे, जिसमें लॉरेंस जो थे वो हमारे चेयरमैन थे. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, लॉर्ड वेवेल. हाँ, सर पैथविक लॉरेंस चेयरमैन थे, अलेक्जेंडर और स्टैफोर्ड क्रिप्स मेंबर्स थे. तो ऑप्शन डी, लॉर्ड वेवेल ही होगा. क्वेश्चन 9. In which year did Motilal Nehru chairman and other 8, very easy question, 8 other Congress leader draft a constitution for India? 1928, option C. Choose the correct statement based on the interim government of India. Statement 1, John Mathai was the Minister of Industries and Supplies. ये ऑप्शन सी. Raja Gopalachari जो was the Minister of Education and Arts. Statement 3, defense minister was Baldev Singh. So I guess जॉन मथाई इंडस्ट्रीज और सप्लाईज के ही मिनिस्टर थे. एग्रीकल्चर मिनिस्टर राजा गोपालाचार्य नहीं थे, एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे राजेंद्र प्रसाद. राजा गोपालाचार्य मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड आर्ट्स थे, बिल्कुल राइट. डिफेंस मिनिस्टर हमारे बलदेव सिंह ही थे. तो इसका आंसर होगा डी, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड तीनों ही करेक्ट स्टेटमेंट है. व्हाट इज टोटलिटेरियन? तो इसका तो आंसर आप सभी को पता होना चाहिए कि इट रेफर टू टोटल कंट्रोल ओवर लाइव्स ऑफ सिटीजन बाय whoever is ruling. Option A. Who moved the objective resolution that was later adopted as a preamble of the Constitution of India? It's very easy question. Jawaharlal Nehru. ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 13 दिसंबर को लेके आए थे 1946 में जवाहरलाल नेहरू. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन द ईयर.
हाँ, ये क्वेश्चन बहुत लोग गलत करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन द ईयर्स में लोग 1950 लगा के आ जाते हैं, बट द राइट आंसर इज 1949। The Constitution of India was adopted by the Constituent Assembly in the year 1949. Which of the following statement is our incorrect statement? इसमें पूछा है कौन सा इन तीन स्टेटमेंट में से इनकरेक्ट है, गलत स्टेटमेंट है। तो पहला स्टेटमेंट है कि 22 जनवरी 1947 में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एक्सेप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। यस, हमारा पहला स्टेटमेंट बिल्कुल बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट है इन कैबिनेट मिशन प्लान आउट कैबिनेट मिशन प्लान आउट ऑफ 389 सीट्स 292 मेंबर्स केम फ्रॉम गवर्नर्स प्रोविंस, बिल्कुल सही है। ऑगस्ट ऑफर वाज इन 1914, ये भी ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, नाइदर ऑफ द अबव, क्योंकि हमसे पूछा है इन स्टेटमेंट में से कौन सा गलत है। तो तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं, तो कोई सा भी गलत नहीं है। तो ऑप्शन बी, नाइदर ऑफ द अबव। In Constituent Assembly election held in July-August 1946, how many seats won by Indian National Congress? It's a very easy question, and the answer is 208 seats won by Indian National Congress। जो भी इलेक्शन हुए थे, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, तो आपको आना ही चाहिए इसका आंसर। तो 208 सीट जीती थी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, 73 सीट्स मुस्लिम लीग ने, 15 इंडिपेंडेंट सीट्स जीती थी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्शन हुए थे जुलाई अगस्त 1946 में। आई होप आपको मेरा लेक्चर, आपको मेरा कंटेंट, आपको मेरे क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। आगे भी अलग अलग लेक्चर्स अलग अलग टॉपिक्स पे आते रहेंगे।